देखते हैं एरिथ्रिया का पहला फुल लेंथ टेस्ट है, इसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, समय ख़राब किया होगा। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो स्रोत जो जानकारी देता है। ठीक है, तो बड़ा कर लेते हैं इसको, 29 रखते हैं, 29 ठीक रहता है। ठीक है, कौन सा स्रोत देता है, तो जो संस्कृत की नाटक रत्नावली है जो देता है, और एगो बाजखेड़ा शिलालेख, दोनों को दोनों जानकारी देता है कि हर्ष के शासनकाल के बारे में। ठीक है, और भी है जो रत्नावली है, नागानंद प्रियदर्शिका है, तीनों के तीनों हर्ष द्वारा लिखे गया कृतियाँ है, पुस्तक है। ठीक, आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, इसमें बी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो इसका ऑप्शन के साथ हो जाएगा पुरातत्व जो उत्खनन होता है उसके माध्यम से पता चला था। ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं था, तो ये जो थेरागाथा है बौद्ध से जुड़ा हुआ, बाकी सब जितने भी हैं, जितने भी लगे हुए सब के सब किसका है, ये सब जैन का हिस्सा है, लेकिन थेरागाथा है वो बौद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में विनियमन का माध्यम क्या था, तो पन के माध्यम से विनियमन किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, तो डायमेकस था जो बिंदुसार के समय में आया था भारत। ठीक है, बाकी सब नियार्कस, एंटियोकस और एस्ट्रोबोलस सब सिकंदर के समय में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित है मिथाल और बनवाली जो हरियाणा में स्थित है। बाकी अमीर जो है, जो अमरी है वो पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा है वो भी पाकिस्तान के लाड़काना जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हिसाब कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसमें कलचुरी राजवंश की स्थापना किया था, कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल प्रथम द्वारा किया गया था, उसकी राजधानी त्रिपुरी था, त्रिपुरी एमपी वाला राजधानी त्रिपुरी था। आगे बढ़ते हैं, मिनहाज उस सिराज ने किताब नासिर का पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था, तो ये नसीरुद्दीन महमूद के बारे में इसे ज़्यादा जानकारी दिया गया है। ठीक है, उसी को ही समर्पित किया गया था पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर बढ़ते हुए, गलौदन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान किया था, तो ये राजा चंद्रदेव को राय रायन की उपाधि दिया था। ठीक है, जो कहाँ के थे, दक्षिण के राजा थे, कर्नाटक के तरफ के। अगला है कि जो रुद्र प्रताप थे वो काकतीय वंश से संबंधित थे, जो बीर बल्लाल था वो होयसला वंश से था, और जो सुंदर पांड था पांड्य वंश से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में चकला शब्द किससे था, तो मध्यकालीन भाषा में चकला शब्द तो किससे संबंधित था, तो चकला था जो सूबा और परगना के बीच में एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार का इसमें निर्वाचित नहीं होता था। ठीक है, एक शाहजहाँ के काल में इसका उत्पत्ति हुआ था चकला का। आगे बढ़ते, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था, तो 1679 में जजिया ने पुनः किया था। ठीक है, सबसे पहले लगाया था किस पर, मारवाड़ पर लगाने का आदेश दिया था, और 1720 में अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त कर दिया था। 1920 में खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुआ था, इसमें गांधी जी ने सहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी संभाले थे, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालक्रम में है, तो ऑप्शन सी से पता चल गया था कि मार्लो मिंटो 1909 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, और गांधी 1931 में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में हुआ था। इस प्रकार से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा कला की स्थापना किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कालक्रम को व्यवस्थित करना है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पहला तो ये हुआ था 1 मई 1939 को हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 मई 1940 को आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो ये होता 17 फरवरी 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, 17 फरवरी 1942 को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते, भारत सरकार ने अकाल को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों के मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया था, तो ये 1883 में अकाल संहिता को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजी पहली बार किस पहाड़ी से संपर्क में आया था, तो खासी के आए थे। जब सिलहट वाला थे तो उसको मिल गया था, तब पहली बार उसको
सिलहट बस्ती क्षेत्र कब्जा किया तो पहली बार काशी से संपर्क में आया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किस वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निम्नलिखित में से किस आदेश को पारित करते हुए अवैध घोषित कर दिया गया था? तो अंग्रेज ने अवैध संघ अध्यादेश पारित करते हुए जो 1932 में कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था 1920 में अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना किए थे, क्योंकि हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे 1932 में। आगे आते बिहार में कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था कौमी सेवा दल का। ठीक है, ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा किया गया था इसका स्थापना। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश काल में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो ये स्ट्रेची आयोग था, लॉयल आयोग था और मैकडोनल आवाज था। स्ट्रेची सबसे पहले आया था 1880 में आया था, लॉयल आया था 1896 में, 1897 में, और मैकडोनल 1900 में आया था। ठीक है, मैकडोनल 1900 में आया था। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो मात्र एक प्रथम मैसूर युद्ध था जिसमें तीनों मैसूर, मराठा और निजाम मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, उसको हराया था भी। कौन सा था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित समाचार पत्रों को गलत जोड़े को पहचान करना है। जमींदार के कौन था? जमींदार का था जफ़र अली खां, सही है, जफ़र अली था। भावानी मंदिर का था बरिंद्र कुमार घोष था। फिर हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास था। संध्या का लेखक था ब्रह्मदेव उपाध्याय। कौन था? ब्रह्मदेव उपाध्याय था। ब्रह्म माधव उपाध्याय था। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताना है? पहला था कि लॉर्ड जो मेयो था वो 5वां था, नहीं 4था था। भारत का 4ठा वायसराय के रूप में आया था लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल, लॉर्ड मेयो का शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था। ठीक है, 1971 में पहली बार किया गया था। ठीक है, 71 ही हुआ। ठीक है, उसकी मृत्यु फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ठीक है, हुआ था और उन्हें डबलिन में दफनाया गया था। कहाँ? डबलिन में दफनाया गया था। मृत्यु हो गया था, एक शेख था, उसको चाकू मारकर हत्या कर दिया था। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड मैकाले 1859 से 1972 तक वायसराय रहा। मात्र कितने साल रहा? 3 साल ही रह पाया। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये गलत था, उसको सही कर दिए थे, बाकी सही है। फिर से देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो 5वां था। लॉर्ड मेयो के समय में शासनकाल में जनगणना के दौरान शुरू हुआ पहली बार, उसके बाद मृत्यु उसका हो गया था 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हो गया था। दफनाया गया कहाँ था? डबलिन में दफनाया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो, ठीक है, कब से 69 से 72 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह हुआ था, उसमें कौन कौन कारण था जिसको बताना है? तो शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा था। 1833 की शिक्षा जो सबसे व्यापक रूप से प्रभावित किया था, जो मैकाले मिंट आया था। ठीक है, ये शिक्षा होगा। विधवा पुनः विवाह अधिनियम था। ठीक है, विधवा पुनः विवाह अधिनियम इसका कारण था, क्योंकि लगा कि अंग्रेज भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर रहा, तो कारण हुआ था। ठीक है, भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा जाना, बिल्कुल, क्योंकि भारतीयों में मानता था कि दूसरे देश या समुद्र पार करने से सैनिकों का धर्म नष्ट हो जाता है, इस कारण से विरोध था। बिल्कुल, ये भी सही हो जाएगा। भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाला कानून, ये गलत है, ऐसा कोई कानून नहीं लगा था, कानून नहीं बना था। आगे पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला पूछेगा था, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, 1 के 4 ऐसे लिख के बनाना है, गलती कम से कम होगा। 1 के 4 बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग का समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो 1 लिख दिए। उसके बाद था 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये सर मॉरिस था। 2 हो गया। उसके बाद था 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो ये थी W हंटर था। ठीक है, बस आगे पढ़ लेते हैं, इस तरह से मिला के आंसर सही मार देंगे। निम्नलिखित में किसने अलीपुर संयंत्र मामलों में अरविंद घोष को बचाव किया था? तो अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। कौन?
चित्तरंजन दास ने एड़ी से चोटी लगाकर बचाया था अरविंद घोष को। आगे पढ़ते हैं, हंटा रोग के रिपोर्ट को किसने बेशरम सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था? तो महात्मा गांधी बोले थे कि जो हंटर आयोग का रिपोर्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, वो पूरी तरह से सरकारी लिपापोती है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रहा था? तो कैप्टन मुनरो बोला था कि जो रैयतवाड़ी ये व्यवस्था है वो हमेशा से जो है जो सल्तनत काल में, मुगल काल में प्रचलित ही था। ये कहना था किसको? टॉमस मुनरो का। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला था कि प्रेस सेंसर अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए सभी सामग्रियों को पूर्व सेंसर के निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिल्कुल, जो 1799 का अधिनियम सेंसर अधिनियम बना, उसका अनुसार था कि अभी कोई भी प्रकाशन अब प्रकाशित करते हैं, कोई भी लेख या कुछ भी, उससे पहले सेंसर बोर्ड के सचिव थे, उसके यहाँ प्रस्तुत करके वो निरीक्षित करके पास करता था। ठीक है, पहला सही है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन आया था 1823 में। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन जो आया था 1823 में के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय ने अपना मिरातुल उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। बिल्कुल सही है, मिरातुल अखबार का। अगला पढ़ते हैं, स्टेलग्मोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ये तेल के बूंदों की संख्या को गणना करता है। कौन? स्टेगलोमीटर। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसके विपरीत किसके विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के विपरीत है? तो बेग के दिशा के विपरीत होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक, आगे पढ़ते हैं, पारदर्शी या पेरियोस्कोप। पारदर्शी और पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नाली नमक बना होता है और 45 डिग्री के एंगल पर मोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर इस समुद्र के नीचे से ही देख आती थी, सैनिक देख लेता है वहाँ से, यहाँ से प्रकाश यहाँ टकराता है, यहाँ से प्रकाश फिर यहाँ जाता है, यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ टकराता है फिर यहाँ आँख पर आके बनता है। इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पर परिवर्तन के कारण इसका उपयोग होता है। पेरियोस्कोप जो लगे होते हैं नीचे समुद्रयान में लगे होते हैं, समुद्र के नीचे चलने वाले होते हैं, उनमें सब में लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सॉफ्ट था, हम सॉफ्ट देख के स्टील मार दिए, तो स्टील नहीं होगा, ये पूरा नहीं पढ़ पाए, इसके कारण गलती हो गया। सॉफ्ट आयरन होगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन या नरम लोहा होगा यहाँ पर ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंस की गति क्या होती है? तो इसका गति बहुत कम होती है, परम शून्य तक पहुँच जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का गति क्या होता है? तो ये परम शून्य होता है। 5 की अवस्था जो होता है इसका 5वां अवस्था माना जाता है। 5वां अवस्था, पहला अवस्था जैसे हो गया कि पानी हो गया, फिर ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। चौथा अवस्था प्लाज्मा हो गया। 5वां अवस्था को माना जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट माना जाता है। आगे पढ़ते हैं, गैसों को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिति सबसे उपयुक्त है? गैस को अगर द्रव में बदलना है आपको तो उसको उच्च दाब दीजिए और ताप को निम्न रखिए, तो द्रव में तुरंत चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चुंबकीय के बारे में। प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होता है। देखिए चुंबकीय के संदर्भ में 3 क्वेश्चन पूछता है, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक इसको बोलते हैं। मैंने ये एक तरह से ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। डाई माने मरा हुआ, इसमें कोई अथी नहीं है। ठीक है, कि थोड़ा सा भी आकर्षित कर सके चुंबक को, जैसे विपरीत दिशा में ही उल्टा और विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, इसकी वजह इसमें उदाहरण पूछता है बार बार, कौन सा तो है? जस्ता हो जाएगा, बिस्मत हो जाएगा, तामा, सोना, चांदी, हीरा, नमक। इसमें है जो क्या है? प्रति है, डाई है, मरा हुआ है, किसके प्रति? चुंबक के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं पारामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय को बोलते हैं पारामैग्नेटिक, जो 1 से कम होता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें जो आकर्षण करने का गुण थोड़ा सा इसमें होता है। उदाहरण के लिए कौन कौन हो गया? जैसे प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, लिथियम, टीन है। फिर उदाहरण नहीं पूछता है, पूछ देगा कि टीन किस प्रकार के चुंबकीय गुण रखता है? अणु चुंबकीय या पैरामैग्नेटिक गुण रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार ये पूछता रहता है कि ऑक्सीजन किस प्रकार का गुण रखता है?
ऑक्सीजन है जो अनुचुंबकीय गुण रखता है, मतलब थोड़ा सा ही चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब आते हैं लौ चुंबकीय, इसको बोलते हैं फेरामैग्नेटिक, जो प्रबल रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, इसी का नाम ही है फेरामैग्नेटिक। फेरा मतलब उसी के फेरा में लगा रहना, एक तरह से चुंबक का फेरा ना कहते हैं, फेरा में लगा रहना है किसी के फेरा में, तो ये चुंबक के लिए हो गया कि एकदम उसी को चिपकने के लिए एकदम रेडी रहता है। जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, नियोडियम, सेरेमिक, इसमें चीज़ है जो फेरामैग्नेटिक या लौ चुंबकीय आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछते रहता है बार बार। अच्छा, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? गोलाकार दर्पण बोलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तब चेंज होता है। ठीक है, वो पानी की प्रवृत्ति पर चेंज होता है। अगर पढ़ते निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होता है? तो ये होता है सके गामा में होता है। इसको याद करने के लिए, ऊर्जा को गामा याद करने के लिए, तो गामा एक्स यू वी आई एम राकेश राजू कुछ भी याद कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसका पास ऊर्जा होता है। ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा के रखे हैं, ऊपर से नीचे ऊर्जा बढ़ता जाता है ये। ठीक है, यह सबसे अधिक यहाँ ऊर्जा होता है, उसके बाद कम ऊर्जा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके कम। लेकिन तंगधैर्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तंगधैर्य नीचे से होता है। ठीक है, तंगधैर्य इसका सबसे छोटा हो जाता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संचालन ऋणात्मक छिद्रों या रिक्तों के कारण होता है? तो ये पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें छिद्रों के रिक्तों के कारण होता है। इसे पी क्या रखिएगा, पी ऐसे लिखते हैं, पी एक छिद्र जैसे बनता है, इस प्रकार से पी हो जाएगा। एक एन प्रकार का दो को बनता है, पी या एन होता है, एन में से कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल का 1% घोल को किसमें उपयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपवर्तन निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसमें कांच में हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से किसमें कांच में हो जाएगा सबसे ज़्यादा? बेंजीन में होता है 1.66, जल में होता है 2 और कांच में होता है 2.25 होता है। ठीक है, इस प्रकार से कांच में सबसे अधिक हो गया। आगे पढ़ते हैं पायरेक्स ग्लास जो को अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो पायरेक्स में अगर बोरेक्स मिलाते हैं तो वह मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी के तत्वों के स्थिति के अधीन नहीं है, मतलब उसके स्थिति के अनुसार नहीं चेंज होता है? ठीक है, तो संयोजकता चेंज होता है। अगर संयोजकता आगे बढ़ते हैं आवर्त सारणी में तो बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है और परमाणु के आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। सबसे बाहरी की कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो भी दाएं से बाएं जाने पर चेंज होता रहता है। लेकिन जो तत्व का रंग है वो परमाणु की स्थिति आवर्त सारणी के में तत्वों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अगर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। CNG में क्या क्या पाया जाता है? तो CNG में मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन पाया जाता है। और कोल गैस में है, जो कोल गैस में क्या पाया जाता है? तो कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। LPG में जानते करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जल गैस में क्या होता है तो देखना है, तो जल गैस में होता है, जल गैस का होता है इसका CO+H2 जल गैस का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें इसका होता है जाकर के कार्बन ये कोयला वाला, इसको बोलते हैं कौन सा? कोल गैस। और CNG हो गया जो मीथेन हो गया C, या LPG हो गया जो ये वाला, इस प्रकार से मिलेगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मिला देते हैं एक बार। CNG में क्या क्या पाया जाएगा? तो CNG में पाया जाता है, CNG में मीथेन रहेगा, इथेन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। मैंने 1 के 3 हो गया, लिखा हुआ ही है। ठीक है, उसके बाद तो कोल गैस में क्या पाया जाएगा? तो B के 4 हो जाएगा, मैंने हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। LPG में जानते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और जल गैस में होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O का, इसमें हाइड्रोजन होता है किसमें? जल गैस में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, क्योंकि प्रोटिनियम का जो होता है वो 1 हो जाता है, तो इसमें घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसी प्रकार से कोई न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीली लिटमस को लाल कर देता है? लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल खोजना, अम्ल इसमें कौन सा है? चूना नहीं है, चूना एक क्षार है। सोडियम वाशिंग सोडा ये भी क्षार है। बेकिंग सोडा ये भी क्षार है। जो सिरका एक अम्ल है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं।
कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैलेमाइन का होता है ZnCO3 होता है, ZnOCO3 होता है, ZnCO3 होता है किसका? कैलेमाइन का। अगर पता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। क्रैकिंग जो होता है किस में होता है? तो क्रैकिंग से पेट्रोलियम बनाया जाता है। पेट्रोलियम में क्रैकिंग का उपयोग किया जाता है कोयला को क्रैक करने के लिए, उसे गैस बनाने के लिए। आगे आते हैं प्रगलन से तांबा का गलाया जाता है। हाइड्रोजीकरण से खाद जो होता है, खाद बसा तेल, उसका हाइड्रोजीकरण किया जाता है। अब वल्केनीकरण किसमें प्रयोग किया जाता है? तांबा में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस को निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। कहना ही चाह रहा है कि अगर ताप को स्थिर रखा जाए और कोई बर्तन को जो उसका आकार है उसको छोटा करते जाएंगे तो उसका जो दाब क्या होगा? दाब बढ़ता ही चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह सबसे छोटी जीव कौन सा जो अपने आप विकसित एवं प्रजनन करने की क्षमता रखता है? तो माइकोप्लाज्मा ऐसा छोटा सा जीव है जो स्वयं कर सकता है। वो फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और अंडाप है। आगे बढ़ते हैं, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो शरीर की वृद्धि करना या नए कोशिकाओं का निर्माण करना है तो प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं, mRNA वैक्सीन का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो mRNA इसको बोलते हैं मैसेंजिंग RNA, जो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, यहाँ एक से दूसरी को भेजता है। इसमें जो कोरोना वायरस बनाया गया था, कोरोना वैक्सीन, उसी को mRNA का उपयोग किया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक है? तो मॉर्फिन है, जो ही क्या है? मादक है लेकिन दर्दनाशक है, जो सैनिक उपयोग करते हैं मॉर्फिन का अपने मिशन पर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? ठीक है, पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है? तो यह है आंसर हो जाएगा बी, कैरोटीनाइड। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो श्वसन करते हैं तो उससे हमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिका का विभाजन होता है और मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है? तो ये बिरचाहू बहुत वीर आदमी थे, उसने पहली बार देखा था कि कोशिका से कोशिका बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हो गया। अब 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो जब लचीलापन करना है तो नहीं कहते लचीलापन है कि ये कोलन कायमा करके लचीलापन एकदम हो गया। ठीक है, कोलन कायमा। और जो पेरन कायमा होता है वो भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता है। जो स्क्लेरन कायमा होता है मृत्यु मरा हुआ होता है इसका ऊतक, इसमें मोटे जो लिबरिस होता है उससे बना होता है। ठीक है, एगो एरन कायमा होता है। एरन कायमा कुछ नहीं है, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिसके कारण से इसमें पानी घुस जाता है या फिर पानी घुस कर जो समुद्र में तैरता है, तैरने में मदद करता है एरन कायमा। जो पौधा तैरते हैं उसमें एरन कायमा का विकास होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्रजाति राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस में होता है? आरक्षण जब भी वो डिस्काउंट की बात कर रहे डी से आरक्षण याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग में प्रवाह सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद पहला ही गलत हो जाएगा, अभिलेख से नहीं हो जाएगा, अभिलेख 125 हो जाता है। ठीक है, 125 या 125 ही होता है इस तरह से। ठीक है, 32 में क्या है? अपीलीय न्याय है। 43 में कि सलाहकारी है और 36 में है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति है 136 में। ठीक है, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की है समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान किया गया प्रस्तावना में। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन प्रक्रिया के संधान में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सही है कौन गलत है? जो संविधान संशोधन प्रक्रिया पहले संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जो विधायक केवल मंत्री द्वारा लाया जाता था, ये गलत हो गया। मंत्री भी ला सकता है विधायक, और निजी भी गैर मंत्री है वो भी ला सकता है विधायक। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर नहीं लिख दिया गया है। अगर पढ़ता है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो कि वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में
होता है आवश्यकता होता है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का। ठीक है, आगे बढ़ते संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, इस अनुसार से गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ में होता है कुछ में नहीं भी होता है। आंसर केवल 2 और मैंने पूछा था कौन सा गलत है, तो 2 और 4 गलत इसमें हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्य कितनी होती है, तो कुल मिलाकर 1 अध्यक्ष प्लस 2 गो उपाध्यक्ष होते हैं, कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है वो 338 के ए में है। ठीक है, जो 338 में है जातीय आयोग, 338 के ए में जनजाति आयोग, यहाँ पे उल्टा है, पहले आया था जाति, उसके बाद यहाँ जनजाति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्वैध शासन प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है, तो संघीय जब प्रणाली होता है उसमें द्वैध शासन प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन के साथ देखिए कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग, ये 50 में हो जाएगा, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना, उसे महत्व प्रदान करना, बिल्कुल ही है, 6ठा या 7वां में है, 6ठा या 7वां मौलिक अधिकार में ही है। ठीक है, बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये बच्चों के शिक्षा के बारे में ये कर्तव्य बात करता है कि क्योंकि कितना 86 में संविधान 2002 में इसको ऐड किया गया था कि अभिभावक को एक कर्तव्य है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछता है कि निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 21 में हो, जीवन का अधिकार के तहत इसका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर ये नहीं हो पाएगा। अस्पृश्यता तो 17 में है, इस प्रकार से छट गया, कौन हो गया कि मौलिक कर्तव्य कौन सा था, तो हमारा जो संस्कृति उसका रक्षा करना यही मौलिक कर्तव्य में आता था। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन 68 नंबर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसके लिए मुख्य लेखागार एवं परीक्षक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए करता है, तो इस संघ के लिए भी कार्य करता है और राज्य के लिए, दोनों के लिए ऑडिटिंग का काम करता है CAG। आगे पढ़ते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के संबंधित है, तो ये असम, त्रिपुरा और मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। अमित्र में याद रख सकते हैं, ऐसे हो गया असम, अम्मा से हो गया ऐसे मिजोरम, अता से त्रिपुरा, अम्मे से मेघालय, अमित्र में। ठीक से बना सकते, याद कर सकते, इसमें मणिपुर नहीं याद ही रखना कि मणिपुर गलती से ना हो जाए। आगे भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट के प्रावधान किस देश से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जो 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। आगे बढ़ता है निम्नलिखित में से विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प सही है। जो केलकर समिति है उस सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल को अपनाने के लिए कहा था, कौन सा, केलकर समिति ने। एलके जहाँ समिति है जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है एलके जहाँ। सुखमय चक्रवर्ती समिति है मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार करने के लिए, मौद्रिक प्रणाली था उसके ऊपर पुनः विचार करने के लिए, इसलिए सभी सही था। आगे पढ़ते हैं, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य का लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लागत मूल्य उसका घट जाता है। जब सरकार किसी चीज़ पर सब्सिडी दे देता है तो फिर उसका बाजार मूल्य में लागत का क्या होता है, घट जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था, तो पहला आया था सरकारी डेटा 1948-49 में आया था, PC महालनोबिस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पहला क्या था, ये सरकारी डेटा था ये राष्ट्रीय आय का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले भी दादा भाई नौरोजी और लोग कर चुके थे, लेकिन सरकारी डेटा था ये 1948-49 में आया था। ठीक है, गिन्नी गुणांक व गिन्नी अनुपात व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है, तो ये आय के समानता को मापन के संबंधित है। इसमें होता है कि जो 0 होता है पूर्णतः समानता को सूचित करता है, पूर्णतः समानता को सूचित करता है। जो 1 होता है जो पूर्णतः समानता को सूचित करता है। ठीक है, यहाँ पर एगो लाइन होता है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष समानता लाइन। अगर इस पर जितना ही नज़दीक होता है उतना बढ़िया माना, इससे जितना दूर होता है उतना असमानता को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन 1 का था अमर सेन, दुष्टाग्र से नहीं जाएगा, दुष्टाग्र से हो जाएगा कौन सा, ग्रासर नरकसर, जो गरीबी के दुष्टाग्र से संबंधित था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं फिर से। अल्फ्रेड जो मार्क्स था वो सही सम्मिलित नहीं था, जो पढ़ना कि अल्फ्रेड जो मार्क्स था वो सीमांत उपभोक्ता से संबंधित है। बिल्कुल, जो अल्फ्रेड मार्क्स थे वो सीमांत उपभोक्ता से संबंधित है। JM कीन्स बाजार के तरलता वरीयता का सिद्धांत दिया था,
तो बाजार में तरलता बना रहे, जेएम किन्स बोला था। जो कार्ल मार्क्स था वो अधिशेष मूल्य सिद्धांत पर था, अधिशेष मूल्य सिद्धांत पर था। ठीक है, अमर्त्य सेन का था दूसरा अपना जो दिए थे इकोनॉमिक्स के बारे में। वो आगे बढ़ते हैं। संतुलित विकास के अनुसार अविकसितता पर आवश्यकता का प्राथमिक कारण क्या है? मैंने कि संतुलित विकास के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि जो अविकसित का मुख्य कारण क्या है, तो यह है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी एक दुष्चक्र है जिसमें लोग फंस जाते हैं, फिर उसमें गरीबी ही झेलते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, ये कौन बोला था ये? तो ये बोला था नरकसे था जो बोला था ये, कि जैसे कि आप गरीब हैं, आपके पास आय कम हो जाएगा, फिर बचत कम कीजिएगा, फिर निवेश भी कम होगा आपका, तो इसी कारण से कम उत्पादन होगा और मांग भी आपको कम होगा, इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट भी कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से लूप होल में फंस जाता है आदमी, लूप होल में फंस के गरीबी दुष्चक्र में फंस जाता है। आगे पढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आर्थिक मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। जो आर्थिक है, जो आर्थिक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78 नंबर क्वेश्चन के भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गाँव के लिए निम्नलिखित में से हर साल गाँव के लिए निम्नलिखित नहीं देता है। मैंने कि जो मानव विकास रिपोर्ट उसमें कौन सा रिपोर्ट नहीं देता है? नई ढांचा सुविधा का सूचकांक देता है, शिक्षक संबंधी सूचकांक देता है, स्वास्थ्य भी देता है, लेकिन बेरोजगारी संबंधी कोई सूचकांक जारी नहीं करता। इस प्रकार सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बैंकों को अपनी नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? जो निश्चित अनुपात बनाए होता है उसे बोलते हैं शाब्दिक तरलता अनुपात। उसे क्या बोलते हैं? शाब्दिक तरलता अनुपात उसको बोलते हैं। गिफिन वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है? हमेशा ऊपर की ओर झुका होता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर इसकी मांग और बढ़ जाता है। गिफिन वस्तु को जब कीमत बढ़ता है तब मांग भी और बढ़ता है। मतलब जैसे समान वस्तु क्या होता है, कोई वस्तु के समान की मांग बढ़ता है तो उसका आदमी अति मांग बढ़ता है जैसे ही, तो ऐसी कीमत बढ़ता है जैसे ही उसका मांग घट जाता है। लेकिन जो गिफिन वस्तु होते हैं उसका कीमत बढ़ने पर और मांग बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप व दाब के कारण कौन सी चट्टान मिली है? तो उच्च ताप और दाब के कारण कौन सा निर्मित हुआ? तो ये क्रांति चट्टान का उत्पादन हुआ है। उदाहरण के लिए नीस है, सलेट है, संगमरमर है, सब क्रांति चट्टान है जो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण निर्मित हुआ है। ठीक है, अग्नेय चट्टान है जो ये मुख्य चट्टान है जो मैग्मा और लावा से ऊपर उठाया बाकी जमता है तब बनता है अग्नेय चट्टान। इसे मुख्य चट्टान के रूप में जाना जाता है। अगर पढ़ते हैं। वर्ष भर 30 से 35 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? इसे पछुआ पवन बोलते हैं। जब यही पवन 40 डिग्री में बढ़ता है तो 40 बोलते हैं, 50 में 50 बोलते हैं, 7 में 60 बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी है? ऑप्शन के हिसाब से नमता पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, इसी हो जाएगा कौन सा? नमता पर्वत। अगर देख लेते हैं। नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है? तो ये है पाल घाट दर्रा है। ये थाल घाट दर्रा है तो थाली में आ जाएगा, कच्ची थाल में आ जाएगा प्याज, तो हो जाएगा मुंबई से नासिक के प्याज। कौन सा? नासिक वाला प्याज, नासिक हो जाएगा थाल घाट। ठीक है, भोर घाट कहाँ? तो मुंबई से भोरी जाएंगे पुणे, हिरोनी से मिल जाएंगे कहाँ? पुणे। याद करने के लिए भाई, दिल पे मत लेना। चलो कौन है आगे? मुंबई से पुणे हो गया, को बाद है हो गए गोरम घाट। गोरम घाट है जो अरावली के क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। जो गोरम घाट दर्रा है वो अरावली के पहाड़ी है ना, उसमें पाया जाता है गोरम घाट दर्रा। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से जो खेती किया वो आसानी से बता देगा कि पहले क्या करेंगे। पहले मिट्टी की जुताई करेंगे या मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करके उसमें बीज डालेंगे, बुआई करेंगे, मतलब कि उसके बाद बीज को सिंचाई करेंगे, उसके बाद फसल कट जाएगा तो फिर कटाई कर लेंगे। आंसर भी हो जाएगा। इसका हम सही लगाए थे, गलत मेरा नहीं था भाई, फिर हम चेंज कर लिए, गलती से लगा गया था, चेंज कर लिए थे। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा। जिला कौन सा है? तो यह कुमरंगा कुमे, जो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। कुरंग कुमे है। ठीक है, आगे पढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन भारत का विश्व का स्तर का स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। मैंने भारत का हॉटस्पॉट नहीं जो बताना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों है, एगो सुंदरलैंड भी है, लेकिन गारो जो हिल्स है वो हॉटस्पॉट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर परिस्थिति की तंत्र माना जाता है। जो समुद्र है वो सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति की तंत्र माना जाता है। फिर भी अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको सही चुनना है। तो सप्त बिग बेयर तारामंडल का एक हिस्सा है, बिल्कुल तारामंडल का ही हिस्सा, जैसे सतभैवा बोलते हैं। ठीक है, बिग बेयर को, जो बिग बेयर है उसे उषा मेजर कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े दिखाई देते हैं। बिग बेयर कौन है, उषा मेजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्षुद्र जो बेल्ट है मंगल और पृथ्वी के बीच में, गलत है, मंगल और बृहस्पति के बीच में भी शुद्ध ग्रह का बेल्ट है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरीस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, याद रखिए कौन सा, सीरीस है। कौन सा सही क्वेश्चन था, तो ये खाली गलत हो गया था, कौन, ये 3 गलत हो गया था, 1 2 4 सही हो जाएगा इसका। बैगा जनजाति कहाँ पर जाती है, तो एमपी की जनजाति है बैगा जनजाति। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर गुजरता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से छांटना रहता है कि कहाँ से गुजरता है, तो इसमें हो जाएगा मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील के गुजरता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नामीबिया रेगिस्तान कहाँ है। तो नामीबिया देश कहाँ था, अफ्रीका में, तो अफ्रीका हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। पर्वत और महाद्वीप कहाँ स्थित है। जो एंडीज पर्वत कहाँ है, तो एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। अल्ताई कहाँ है, अल्ताई एशिया में हो जाएगा। अल्प्स पर्वत कहाँ, यूरोप में है। अप्लेशिया पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में पड़ता है अप्लेशिया पर्वत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर वो कहाँ मिलता है, मैंने 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये अटलांटिक के पास मिलता है। कहाँ, अटलांटिक महासागर में जाकर के ये मिलता है। आंसर 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुवर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सुवर्ण जो त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा देश है, वियतनाम हो जाएगा। इसमें आता है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। तीनों देश है जो सुवर्ण त्रिभुज में। सुवर्ण मतलब कोई सोना वाला नहीं, यहाँ पर ही अफीम और जो मादक पदार्थों का खेती होता है और भारत में इसका डिलीवरी होता है। ठीक है, एगो इस साइड है त्रिभुज भारत के, इसे भारत हो गया। भारत के त्रिभुज यही पट्टी है जाकर के अथी वृत्त है, इसमें है शामिल है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, थोड़ा सा ईरान वाला एरिया इसमें शामिल है। यहाँ भी अफीम खेती आता है, बीच में पड़ता है भारत। चलिए आगे चलते, इसमें उड़ता हुआ पंजाब देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, मैंने का आयोजन किसके प्रयास से किया गया था। तो ये बाबू दीप नारायण के दीप नारायण के प्रयास से 1909 में भागलपुर में किया गया था। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बाबू दीप नारायण के प्रयास से 1909 में भागलपुर में किया गया था। पहला हसन इमाम के अध्यक्षता में किया गया था पटना में। पहला किया गया था हसन इमाम के, अली इमाम के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक वंश के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक वंश एक बिहार का क्षेत्रीय राजवंश था। ठीक है, पूछता है कि कर्नाटक वंश के शासक कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण कौन किया था। तो ये किया था नानदेव ने किया था। ठीक है, नानदेव ने किया था, देव ने किया था कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि। जो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। नानदेव थे, इसको प्रथम संस्थापक भी थे, कर्नाटक वंश संस्थापक नानदेव थे। और इसमें हरि सिंह देव के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो इसमें बख्तियार खिलजी को नजराना देने के लिए स्वीकार किया था कौन, तो हरि सिंह देव। पूछता है बार बार कि बख्तियार खिलजी को नजराना देने के लिए कौन स्वीकार किया था, तो हरि सिंह देव ने किया था। ठीक है, उसका अंतिम शासक कौन था, तो नरसिंह देव था। नरसिंह जो लास्ट शासक था, अंतिम शासक था। इसने पंजी प्रबंधन का व्यवस्था का शुरुआत किया था। ठीक है, याद यही रखना कि जो लास्ट कौन था, तो नरसिंह देव प्रथम था, नरसिंह देव था। लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन बना था, तो इल्तुतमिश बना था। कौन, इल्तुतमिश, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर को 1607 में बंगाल का गवर्नर
को कुल खा की उपाधि किसने दिया था? उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, जो बाज बहादुर को 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना, को कुल खा की उपाधि दिया था जहांगीर ने उसको। ठीक है। मांझी प्रथा किससे है? कन्फ्यूज हो गया हम इसमें। मांझी प्रथा किससे संबंधित है? संथाल से संबंधित है। मांझी प्रथा संथाल से। परहा पंचायत है जो मुंडो से है, मुंडा से परहा पंचायत संबंधित है, शायद सही बोल रहे हैं। ठीक है। मांझी प्रथा किससे था? तो ये संथाल से था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीर मोहम्मद मुशीर ने अपना किस पत्रिका में चंपारण के किसानों को दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो प्रताप में। किस में किया था? प्रताप में लिखा आंसर इसका, प्रताप ही लिया। ठीक है। मीर मोहम्मद मुशीर ने किस पत्रिका में चंपारण किसानों को दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप लिया आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था? जनकधारी प्रसाद। होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में कौन किए थे? तो जनकधारी प्रसाद किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस के गोलियों से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को कहाँ मृत्यु हो गया था? ठीक है। तो फूलेना प्रसाद जो श्रीवास्तव थे वो सारण के थे, सिवान के थे, इसी गलती हो मेरा। कहाँ के थे? तो ये सिवान के थे। उसने सरकारी जो बिल्डिंग था, आवास था, उस पर जा कर के झंडा फहराने की कोशिश किए थे। इसी कारण से, इसी के चलते अंग्रेज़ों ने इसको भून दिया था। आगे पढ़ते हैं। बिहार में एस्बेस्टा के एक चमकदार जो खनिज है कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? तो जमुई में पाया जाता है। बिहार को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3 में बांटा गया है। कौन कौन सा? 3, 4 और 5 का अधीन रखा गया है। ठीक है। जो 5 में रखा गया, जो नेपाल वाला एरिया है, उसको नेपाल के क्षेत्र तराई में है जो रखा गया है, 5 में रखा गया। उससे जो नीचे 4 में है, जो सबसे नीचे है जो बिहार के दक्षिणी भाग है, उसको 3 में रखा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धरवार चट्टान पाया जाता है? तो दक्षिण और पूर्व वाला जो एरिया है बिहार के, ये वाला एरिया है जैसा जहाँ पे धरवार मिलता है, ये नहीं मिलता है विंध्याकर्म की चट्टान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 50% कौन दिया? सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो बिहार बना था। संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य शामिल थे संविधान सभा में। ठीक है। बिहार के किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का पहली बार संवैधानिक शक्ति दिया था? अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्ति प्रदान किया था, तो बिहार ने प्रदान किया था अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक शक्ति। जीविका बिहार सरकार का एक प्रमुख पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो सभी है, लेकिन सबसे अच्छा उद्देश्य कौन सा? तो इसका गरीबी का उन्मूलन करना है। गरीबी को उन्मूलन करने के लिए रोजगार का सृजन करना, वित्तीय समावेशन करना, महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है। और योजनाओं को लागू करने के लिए में अपना भागीदारी दिखाना, इस प्रकार से। लेकिन इसका मुख्य कारण है गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी को उन्मूलन करना। आगे बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है, इस पर चयन करना है। ठीक है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था। बिल्कुल सही है। 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था। भारत के मराठा सैन्य यदि जो प्रादेशों हैं उसको 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। बिल्कुल। भारत का 44वां वैश्विक धरोहर कौन बन चुका है? तो मराठा के जो सैन्य जो किले हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें कुल 11 नहीं बल्कि 12 गो हैं। कुल कितना? 12 सैन्य किले उसमें शामिल है। इसमें से 11 को महाराष्ट्र में, लेकिन एक जांजी है जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 11वें भारतीय मोरक्को शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में हुआ था। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। टाइम्स 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बना था? तो प्रजक्ता कोहली बना है। ठीक है। इसको मिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इनको। आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार लिंक आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन मतलब कि फेशियल आधारित प्रमाणित करने के वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस दिन को सार्वजनिक हत्या दिवस बनाने की घोषणा किया है? तो ये 25 जून को किया गया, क्योंकि 25 जून 1975 को ही लगाया गया था क्या?
संवैधानिक आपातकाल लगाया गया था। इसीलिए भारत का पहला क्वांटम वैली कहाँ खोला जाएगा? तो क्वांटम वैली अमरावती में खोला जाएगा। ठीक है। भारत सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर, ठीक है, महानगर, और भारत के तेंदुआ की राजधानी कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन चुका है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति शुरू की है? बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था, बार पेपर पर पढ़ रहे थे, फिर भी हम गलती कर चुके। पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय व कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा कहाँ? मुंबई में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मुंबई में समुद्र के नीचे, पानी के नीचे के संग्रहालय व कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा किया है। हाल ही में खबरों में रहा बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। बगल वाला चिल्लाता है पाकिस्तान, कौन सा? चिल्लाता में चिनाब नदी हो गया। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त विनेश कुमार के जो नेतृत्व में चुनाव आयोग के निम्न में से कौन सा सुधार प्रस्तावित है? तो पहला था कि मृत्यु पंजीकरण डेटा और इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण करना, बिल्कुल सही है। पैतृक संपत्ति से मतदाता को पहचान करना, ये गलत है। पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके इसका पहचान करना था। ठीक है। संशोधन सूची पर्ची जारी करना, BLO को मान्यकृत फोटो पहचान पत्र भी करना, बिल्कुल सही है। कौन सा? 2 छोड़ा के सब सही है इसमें। भारतीय महिला संवाद अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया महिला संवाद अभियान। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव कौन थे? अभी विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं। भारतीय आम को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मैंगो मेनिया का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। कहाँ? अबू धाबी में किया गया मैंगो मेनिया का आयोजन। आगे पढ़ते हैं। अंगोला एक अफ्रीकी कहाँ? एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अंगोला जो कहाँ पे है? अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, इसलिए अफ्रीका हो गया था। अफ्रीका के इस भाग में पड़ता है अंगोला, पश्चिमी भाग में। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में समझौता करने वाला 121वां नहीं बल्कि 123वां देश बना है। ठीक है। अंगोला याद रखना। अंगोला एक अफ्रीका का पश्चिमी देश है जो सोलर अलायंस में, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश बन चुका है। कौन सा? 123वां देश बन चुका है अंगोला। आगे बढ़ते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान 5वां है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, चौथा जर्मनी, 5वां भारत है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व जो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट है PEB को कौन जारी किया है? जारी किया विश्व बैंक। यहाँ लिखा है WTO, गलत हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार है कि अनुमान है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 26% था 2011-12 में, जो घटकर हो गया है अब मात्र 2.3% रह गया है। तो 2022-23 के में रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है। लगभग 17 करोड़ लोग अधिक गरीबी से बाहर निकला। 7 का पूछा था, 7 के बाद एक था क्योंकि एक गलत था। रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। फिर से पढ़ते हैं। ये वो रिपोर्ट आया कौन सा? पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ रिपोर्ट जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला 2011-12 में 16.2% था, जो घटकर 2022-23 में 2.3% हो गया, 2.3% हो गया है। लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले सेलेबी कंपनी को प्रतिबंध लगा दिया। किस देश का था सेलेबी कंपनी? सेलेबी कंपनी था तुर्की का था। इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो सोनीपत में खोला गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो सोनीपत में खोला गया है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इसको मिलाना है। कौन सा मेला कहाँ होता है? जो अम्बुबाची का मेला गुवाहाटी असम में होता है, बिल्कुल सही है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है, बिल्कुल सही है। खुबानी फूल मेला जो लद्दाख में होता है, ये सही है। चाप्तर कुट मेला मिजोरम में होता है।
इस प्रकार से ऑप्शन सी गलत है, उसको हम सही कर दिए, खुबानी लद्दाख में हो जाएगा आंसर। पढ़ते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश करते समय कोट किए गए कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उन देश के लोगों से है, यह कथन किसका था? यह कथन है जो साउथ के हैं, वो कभी उनके द्वारा कहा गया था। उनका नाम था गुराजापा अप्पा राव, गुराजादा अप्पा राव। उनका द्वारा कहा गया था कि किसी देश केवल मिट्टी से नहीं बल्कि उन लोगों से बना होता है, उस देश के लोगों से बना होता है। अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 132। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहला, गरीबी को मुक्त करना। बिल्कुल 6 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है गरीबी को मुक्त करना। दूसरा है कि 100% में 100% उच्च स्तर के स्कूली शिक्षा, नोट स्नातक, यहाँ स्नातक करके गलती फंसा दिया था। कौन सा जगह स्कूली शिक्षा प्राप्त करना था? 100% मैंने 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी चाहिए, कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी देना है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में महिला की भागीदारी 70% तक होना चाहिए, ये भी था। 5वां था कि फूड बास्केट बनाना, इंडिया को ऐसा उत्पादन करना है कि इंडिया फूड बास्केट बन जाए, दुनिया भारत पर खाद्यान्न पर निर्भर हो जाए। और 6ठा था कि बेहतरीन व सस्ती व सुलभ सुबह सबको प्राप्त करवाया जाए। ये कुल 6 व्यापक सिद्धांत के साथ बजट पेश किया गया था। फिर से पढ़ते हैं, पहले गरीबी को मुक्त करना है, दूसरा कि 100% स्कूली शिक्षा देना है, और 100% ऐसी सार्थक रोजगार देना है, और 70% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना है, और भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड रूप में डेवलप करना है, और बेहतर स्वास्थ्य को प्रदान करना है, इसमें उपलब्ध करवाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाली 4 मदों को रोहीकरण में बताना है कि सबसे ज़्यादा खर्च जो केंद्रीय बजट में कहाँ किया जाएगा। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारा खर्च है सबसे अधिक ब्याज आदि करके ना, बल्कि कि सेंट्रल और राज्य के और शुल्कों को राज्य के हिस्सा के रूप में दिया गया 22%। तो हमेशा से ब्याज हमेशा ज़्यादा होता था, ब्याज देने वाला, ठीक है। इसी बार ठीक हुआ है, बढ़िया हुआ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ब्याज आदि था 20%, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो इसमें 16% और रक्षा पर के 8%। फिर से पढ़ते हैं, इसको कर सजाना हुआ था कहाँ जगह सबसे ज़्यादा जो इस पर खर्च किए हैं बजट में, वो जो राज्यों का जो अथी होता है, कर होता है, शेयर होता है, उसमें दिया गया है 22%, और ब्याज भुगतान में दिया है 20%, और केंद्रीय क्षेत्रों की योजना के रूप में दिया है 16%, और रक्षा का दिया गया है कितना परसेंट? तो ये 8% रक्षा को दिया गया। आगे पढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इंडिया ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेड नेट तो ये है कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देना, ट्रेड नेट के हिसाब से, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, 7 कथन को पछाड़ना कौन सा इसमें सत्य है? तो नया जो कर व्यवस्था है ना, उसके अंतर्गत जो वेतनभोगी हैं, जो जॉब करते हैं, उनके आय छूट हो जाएगा कितना? 12 लाख तो होगा करेगा, प्लस 75 उनको और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। 24 लाख रुपये से अधिक अगर आपकी आय है तो 30% तक उस पर टैक्स लग जाएगा, सीधी 30% कर लग जाएगा उस पर। आगे चलते हैं, बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन बच रहा है, उसको अनुमानित है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोपित GDP वृद्धि दर कितना है? तो ये 6 से 6.3 से 6.8 तक है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025-26 में आरोपित GDP वृद्धि दर कितना है? तो 6.3 से लेकर के 6.8 तक रहने के अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 7 कथन पर विचार करना है, कौन सा इसमें सत्य है? जो तो भारत है जो वैश्विक सेवा निर्यात में सेवा सतमा याद कर सकते हैं। और सीमेंट में दूसरा, चाइना के बाद दूसरा ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ लोग सबसे ज़्यादा घर बना रहा है, ठीक है। कहाँ है? भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान कितना है? 8वां है। तो निर्माण सेवाओं में भारत का स्थान 8वां है। वस्त्र व परिधान निर्यात में भारत का स्थान 6ठा है। वस्त्र बेचने में भारत का स्थान, वस्त्र उसका परिधान जो मतलब कपड़ा का क्लॉथ बना के बेचने में कितना है? 6ठा स्थान पर है। और रेलवे में है जाकर के 8वें स्थान पर, और विदेशी मुद्रा भुगतान करने में 4था स्थान पर है। फिर से जाते हैं, कौन कौन सा में है? दावा में 3रा स्थान पर है, ठीक है। भारत पहला क्वेश्चन में नहीं है,
दूसरा में है सीमेंट में दूसरा स्थान है, तीसरा है दवा उत्पादन करने में, और चौथा किस में है, चौथा रेल में भी चौथा है, और मुद्रा भंडार में भी चौथा है, और पाँचवा किसी में नहीं है बल्कि छठा है किसमें, वस्त्र व परिधान में, वस्त्र व परिधान में छठा है, सातवां है सबसे सात सबसे सेवा में, ठीक है। आठवां है किसमें, निर्यात करने में आठवां है, ठीक है। निर्यात करने में सबसे कम है, मैंने 8वां स्थान पर है जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, इसमें जो केंद्रीय वित्तीय वर्ष 2021-20 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमान से लगातार कम रहा है। बिल्कुल लगातार है, जो राजकोषीय घाटा हमेशा कमाते जा रहा है, जो अच्छी बात है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुमान से लगातार वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों सत्य कथन में चुन करना था, कौन सा सत्य है, कोई ना सत्य भी सत्य है। पहला था कि राजकोषीय घाटा लगातार हम सब कमाते जा रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय है जो बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी अच्छी बात है। पूंजीगत व्यय मतलब कि ऐसा जगह पर खर्च करना जिससे फिर प्राप्त किया जा सके, जैसे रोड हो, इंफ्रा हो गया, ठीक है, किसी को ब्याज देना, ये सब हो गया। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं, उसके बाद मैथ शुरू हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है। देख लेते हैं फिर से, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बताना है कि कृषि क्षेत्र में कितना है, तो 3.8% है, और औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% है, सेवा 7 है, सेवा 7 यहाँ भी है, 7.2 है। लास्ट क्वेश्चन हो गया, फिर से वो देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि है, 3.8 है, औद्योगिक में 6.2 है, और सेवा में 7.2 है। इस प्रकार से ख़त्म हो गया, बाकी मैथ है। अच्छा लगा होगा तभी लाइक ज़रूर करें, कुछ कमेंट में ज़रूर बढ़िया लिखें।